Hello everyone. Today we are discussing agriculture in Indian economy part third. Today we are discuss suggestions for the removal of agricultural problems कि हमें वो suggestions दे पढ़ने हैं यहाँ पे कि जो agriculture के अंदर जो problems आ रही हैं उनको वो remove कर सकें. In every 5-year plan, efforts were made for the development in the field of agriculture. In first 5-year plan, the main importance was given to the agriculture. कि हर पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनके अंदर जो है ये प्रयास किए जाते हैं कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और किस तरह से जो 5-year प्लान्स होते हैं मेन इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द एग्रीकल्चर कि सबसे बड़ा जो प्राथमिकता है वो हम ये माने कि एग्रीकल्चर फील्ड को दी जाती है. आफ्टर दिस इसके बाद भी ऑल्सो इन एवरी 5-year प्लान्स स्पेशल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कि जब हम अपनी हर पंचवर्षीय योजना के अंदर एग्रीकल्चर को सबसे इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं. स्टिल इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज. इसके बाद भी जो इंडियन फार्मर्स हैं वो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं. फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ सजेशन फॉर रिफॉर्म्स. यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट दिया गया है हमें टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म प्रॉपर्ली कि जो हमें है लैंड रिफॉर्म को हमें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना है. आफ्टर इंडिपेंडेंस एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेकिंग द बाउंड्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग रिफॉर्म्स इन कल्टीवेशन लैंड ओनरशिप एट्सेट्रा. कि हम ये कहें कि आज़ादी के बाद जो है कई सारे चेंजेस किए गए हैं, इम्प्रूवमेंट किया गया है, सुधार किया गया है. द मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज़ कि एक खेत की जो बाउंड्री होती है उसको मार्क करना, उसको निश्चित करना. कोऑपरेटिव फार्मिंग 2 लोग या 3 लोग मिलकर जो फार्मिंग करते हैं या जो कल्टीवेशन के जो तरीके हैं या लैंड ओनरशिप जो है या मालिकाना हक जो हो उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं. स्टेप्स सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज इन अ प्रॉपर मैनर. यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं या कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव अप कर सकते हैं. बिग लॉज एंड पॉलिसीज़ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर दीज वर्क्स. इसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि बड़ी कानून हमें बनाना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि इस कार्य को हम और अच्छे से सुधार कर सकें. अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर थिंग्स फॉर पुअर फार्मर्स एंड द फार्मर लेबर्स कि जो एग्रीकल्चर थिंग्स होती हैं वो गरीब किसानों के तक पहुंचनी चाहिए. रिच फार्मर्स कैन गेट इजीली थिंग्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर लाइक मैन्योर सीड इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, टूल्स हैं. जो अमीर किसान होते हैं उनको ये सब चीज़ें जैसे कि बीज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, टूल्स हैं, वो ईजिली उनको अवेलेबल हो जाता है. बट स्मॉल एंड पुअर पीपल फार्मर्स हैव गेट डिफ़िकल्टी टू गेट देम कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. दे आर नॉट कैपेबल टू बी अडॉप्ट ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी ईजी मैनर. द गवर्नमेंट शुड मेक दीज थिंग्स अवेलेबल फॉर दैम. गवर्नमेंट को ये मैनेज करना चाहिए दैट ऑल द पुअर फार्मर्स हैव गॉट ईजिली दीज थिंग्स. दे शुड ऑल्सो एजुकेट दैम that the government has to make some arrangements for the education of the farmers so they easily get all the things so that they can use these agriculture tools properly, because without education it is not possible for the farmers that they have to be get easily and improvely all the tools in the agriculture. Spread of dry farming method. The area where rainfall is less and irrigation facilities are lack there कि ऐसे जो क्षेत्र हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि जहाँ पे कम बारिश होती है या जहाँ पे सिंचाई के संसाधन अच्छे से उपलब्ध नहीं है. ड्राई फार्मिंग मेथड शुड बी डेवलप. द फार्मर मस्ट बी एनकरेज टू यूज़ दीज मेथड्स. किस तरह से हम ड्राई फार्मिंग जो है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में. एंड दे हैव टू बी यूज दिस मैथड इन देयर एग्रीकल्चर एंड शुड बी एजुकेटेड टू यूज़ टेक्निक्स. उनको हमें उन टेक्निक्स को सिखाना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन लेस वाटर. फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पौधे को दिया जाता है, जो क्रॉप होती है उसको दिया जाता है. और इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं जो ड्राई फार्मिंग को महत्व देती हैं वो हमें हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सिखाना होगा. Spread of education. Education must be spread among the farmers so that they can understand and fit to use new technology कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनको हमें भी सबसे पहले उनको अवेयर करना होगा दैट हाउ दे कैन बी यूज न्यू टेक्निक्स इन देयर एग्रीकल्चर. एनकरेजमेंट टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज दैट वी हैव टू बी एनकरेज द कॉटेज इंडस्ट्रीज. जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको हमें प्रोत्साहित करना होगा.
Encouragement to cottage industries must be given to so that the dependence of people become less on agriculture, the income of rural people will increase and dependence on agriculture decrease. क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं. इफ़ दे हैव टू बी अ सेपरेट बिजनेस with their agriculture, that they are not fully dependent on the agriculture, and their living standard should be increased. Encouragement to the optional employment with agriculture, that each and every farmer has to be get an optional employment with agriculture, कि एग्रीकल्चर के साथ में जो है उन्हें एक अलग ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए ताकि वो फुल्ली एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना हो. फार्मर मस्ट नॉट डिपेंड ओनली ऑन एग्रीकल्चर बट यूज़ ऑल्सो ऑप्शनल वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट सच एज पोल्ट्री, यानी कि वो उसके साथ में जैसे पशुधन जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, हनी बी है, ब्रीडिंग है, मिल्किंग एनिमल्स है, प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन सीड्स ऑन द फील्ड्स एट्सेट्रा. वन हैंड फार्मर्स इनकम विल इंक्रीज एंड द अदर हैंड देयर विल बी नो नीड टू टेक लोन. कि इससे जो ये जो दूसरी चीज़ें बताई हैं जैसे पोल्ट्री है, हनी बी है, ब्रीडिंग है, मिल्किंग एनिमल्स है, प्लांटिंग करना है, फ्रूट्स का काम करना है जो अपने खेतों के अंदर, तो उस पर क्या है कि किसान जो है वो फुल्ली अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है. एज प्लस हम कह सकते हैं कि उसे लोन की भी ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ देयर क्रॉप्स आर डैमेज, कि अगर उसके क्रॉप्स डैमेज भी हो जाते हैं तो उसका जो साइड बिजनेस है उससे उसको फ़ायदा हो जाता है. दिस विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. सो वी कैन से दैट इट शुड बी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स. तो इससे जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है इट शुड बी इम्प्रूव एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इम्प्रूव. The seventh point is establishment of agriculture granary. Granaries must be established in a proper places for agriculture production. And seventh is encouragement for the organic farmer, that we should be encourage the farmers for the organic farming. Excessive use of chemical fertilizers and pesticides make the land lose its fertility. That we have to be today we can observe that lots of the farmers have to be use more and more fertilizers in their fields. in अपने खेत में जो है वो बहुत सारे fertilizers का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो उनके खेत की जो fertility होती है, जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट दिस. ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हद तक सफल हुई है. ऑन द वन हैंड इट प्रोटेक्ट द फर्टिलिटी, एक तरफ हम कहें कि ये हमारे खेत की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बढ़ाती है. ऑन द अदर हैंड इट इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड एनवायरमेंट, और इससे जो उगने वाली फसल होती है वो भी हेल्दी होती है और ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी होती है. Next topic is green and white revolution. So first we have to talk about the green revolution. हरित क्रांति क्या है? For the beginning of the third 5-year plan, जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी फॉर मिड फोर्थ 5-year प्लान और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में तीसरी और चौथी के मध्य की हम बात करें 1961 to 69, these 8 years आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. जो हमारे भारतीय कृषि के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये माने जाते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय में द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज इम्प्लीमेंटेड. कृषि से जुड़ी हुई जो नई स्ट्रेटजी है वो इसमें लेके आए गए थे. इन द फॉर्म ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था. फॉलोइंग दिस हाईली प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ सीड्स, इसके अंदर जो अच्छी बीज है उनका इस्तेमाल किया गया था, वो एडेड. एंड दिस प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी वॉज एनकरेज थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में इसको लागू किया था. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति का स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से हुआ था. इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, पुरानी खेती के जो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी जगह पे लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एडवांस सीड, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड वास्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स etc. so as to give importance in the year 1966 to 67 with Kharif crop a new era began which is called the green revolution. और इस ईयर में हम ये बात करें कि अच्छे फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, एडवांस सीड का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो है और अच्छे इरीगेशन का इस्तेमाल किया गया था, तो जिससे जो खरीफ की जो उस समय की फसल है वो काफ़ी अच्छी हुई थी, और वहीं से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया था. द प्रोफेसर ई नॉर्मन Barlow is the father of green revolution, but in India Professor M.S. Swaminathan is known as the father of green revolution. The main objective of green revolution was to overcome the problem of food storage and to get more production in a short period to commercialize agriculture. कि इसका मेन ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें तो जो फूड की जो स्टोरेज की जो हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेज होती है, प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, उसको सॉर्ट आउट करना था, उसको कम करना था, और प्रोडक्शन जो है उसको कम समय में कमर्शलाइज करना था कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरह से पहुँचा सकते हैं. इम्पॉर्टेंट फैक्टर
ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि क्या फैक्टर्स थे, क्या तथ्य थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है प्रोग्राम फॉर मोर प्रोडक्टिव क्रॉप्स, की जो क्रॉप्स हैं उनको और प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सके। इन 1970-71 इन दिस प्रोग्राम एंड एज implemented on 6 crops which were grain, wheat, माजी, जवार, मिलेट एंड रागी। इन 6 फसलों के ऊपर इसको ट्रीट किया गया था। द माजिन टाइप ऑफ wheat, the Mexican Chinese rice and a few highly developed Indian varieties with maize, ज्वार, millet and ragi were used। ये highly seeds जो है एग्रीकल्चर में यूज़ किए गए। In this project along with highly developed kinds of seeds there was the use of chemical fertilizer and pesticide with the production was the vastly increase। और really इन चीज़ों का जब इस्तेमाल किया गया, हाईली सीड्स का जब यूज़ किया गया तो उससे जो प्रोडक्शन था वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। इन दिस प्रोजेक्ट वीट वॉज अमंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑल अटैम्प्ट्स। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ वो वीट में हुआ। द प्रोग्राम वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन द फॉलोइंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स के अंदर ये जो प्रोग्राम है इसको बहुत अच्छी सफलता मिली। सेकेंड हम कहें तो मल्टी क्रॉप्स प्रोग्राम। अंडर मल्टी क्रॉप्स प्रोग्राम दो सीड्स आर शोन विच हैव वेरी शॉर्ट हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग ड्यूरेशन इन विच विद इन अ ईयर मोर दैन वन क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड। यानी एक फसल के साथ में दूसरी फसल को भी उगाया गया जो कि एक ही समय में पककर तैयार होते हैं। एम्फसाइज ऑन अ स्मॉल स्केल इरीगेशन फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली एडवांस सीड्स, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के पीछे केवल एडवांस सीड्स ही नहीं है। एंड मैन्योर आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्पज, सफिशिएंट फैसिलिटी फॉर इरीगेशन वॉज नेसेसरी। क्योंकि सिर्फ बीज अच्छे डालने से ही अच्छी फसल नहीं होती है, बल्कि जो अच्छी सिंचाई के साधन होते हैं उनका भी काफ़ी हद तक उस पर इफेक्ट होता है। वॉज नेसेसरी विच कुड बी फुलफिल्ड ओनली थ्रू बिग डैम्स, जो बिग डैम्स के थ्रू ही पूरा हो सकता है। देयरफॉर अंडर दिस प्रोग्राम एम्फोसिस वॉज ऑन द हैंड पम्प, कैनल, पॉन्ड्स, वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। तो इन सब चीज़ों पर भी हम कहें कि जो है हैंड पम्प है, जो नहरें हैं, तालाब हैं, या वाटर हार्वेस्टिंग जो है यानी बारिश के पानी को स्टोर करना, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी एम्फेसिस किया गया था, काफ़ी जोर दिया गया था। फिर अगर हम बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइज लाइक यूरिया एंड द पोटाश मेड बाय। इन केमिकल्स का जो है कृषि के अंदर काफ़ी यूज़ किया गया था जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। हाईली डेवलप्ड सीड टू एनकरेज मोर प्रोडक्शन को और एनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्वालिटेटिव फार्मिंग सीड्स ऑफ डेवलप्ड वैरायटी एंड एनकरेज टू बी यूज। अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उनको लॉन्च किया गया। एनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, यानी एग्रीकल्चर को नए टेक्निक्स देने की बात हम कहें कि इन ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर द यूज़ ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वॉज एनकरेज फॉर द शोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी खेत की जुताई से लेकर कटाई तक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया वो हाईली टेक्नीशियन थे। देन क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोग्राम की किस तरह से फसल को जो है हम कीटनाशक से या दूसरी बीमारियों से बचा सकते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम पेस्टिसाइड वाज यूज्ड ऑन द सोइल। पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाई आती है उसको मिट्टी में इस्तेमाल किया गया और क्रॉप्स पे इस्तेमाल किया गया। और इस साल में व्हेन द लार्ज कैंपेन वर कंडक्टेड टू डिस्ट्रॉय दैम ऑन द लैंड और इन द एयर सो द क्रॉप्स कुड फ्लोरिश। जब मिट्टी में भी हमने कीड़े मकोड़ों को मार दिया और जो हवा में थे तो फसल के ऊपर भी हमने दवाई का छिड़काव किया, तो उससे जो हमारी खेती थी, जो कृषि थी, वो काफ़ी फ्लोरिश हुई, वो काफ़ी अच्छी हुई क्योंकि उसको कीटों से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। एग्रीकल्चर नॉलेज एंड रिसर्च, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम वन स्टार्टेड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि अगर आपको खेती या फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको किसान को उसके बारे में, उस खेती के बारे में या उस फसल के बारे में बताना होगा जिसको कि वो अपने खेत में उगाने जा रहा है। तो इसके बारे में भी काफ़ी एक्सपेंशन किया गया। लैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, भूमि हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो इसमें स्टार्ट किया गया था, सुरक्षा, भूमि सुरक्षा प्रोग्राम कह सकते हैं इसको। लैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम वॉज एनकरेज्ड एंड फर्टाइल लैंड वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन वाइल रिसर्च वॉज डन टू मेक द बैरन लैंड फर्टाइल। इसमें जो है क्या किया गया कि जितने भी जो खाली जो मैदानी क्षेत्र पड़े हुए हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो पशु चारण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनको बीहड़ हम कहते हैं, उनका भी एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किया गया। 10th पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन को भी इस्टेब्लिश किया गया। फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस वेरियस इंस्टीट्यूशंस वर इस्टेब्लिश, जैसे कि हम कह सकते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, नाबार्ड का डेवलपमेंट किया गया। 11th पॉइंट है
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन यानी जो भी फार्मर है वो अपनी जो फसल उगा रहा है उसका उसे सही पैसा मिले, उसकी भी एक कमीशन बिठाई गई, एक कमेटी बनाई गई टू गारंटी ऑफ फॉर द फेयर प्राइस ऑफ टू द फार्मर, जो कि ये गारंटी देता था कि किसान को उसकी फसल का सही दाम मिलेगा। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वॉज स्टैब्लिश, तो उसके लिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है उसका गठन किया गया। क्रॉप इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वॉज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, कि अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके लिए किसान को जो है उसकी कृषि का इंश्योरेंस जो है वो उसको मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कुड बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि क्या महत्वपूर्णता थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो फर्स्ट इसमें था ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जितने भी क्रॉप्स हमने ग्रोइंग किए, शोन किए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका जो प्रोडक्शन है वो दोनों ही इंक्रीज़ हुए। फिर एम्प्लॉयमेंट फॉर द फार्म लेबरर्स, की फार्म के ऊपर जो लेबर काम करती है उसको एम्प्लॉयमेंट मिला। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन ऑफ फार्म लेबरर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एरिया एंड ग्रोथ इन प्रोडक्शन देयर इज़ अ ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, कि जब एग्रीकल्चर एरिया बढ़ेगा, प्रोडक्शन एरिया बढ़ेगा, तो ये चीज़ डेफिनेट है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी ग्रोथ होगी। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ multifarious and commercial crops, the demand for the more labor for God fulfill the landless laborers due to which economic condition improves, कि जितने बड़े खेत में काम होगा वहाँ पे लेबर की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उस वजह से जो ये जो काम करने वाले लोग होते हैं इनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं वो भी इम्प्रूव करती हैं। फिर है डेक्रीज इन रूरल पॉवर्टी, कि ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन रूरल लैंडलेस लेबर्स गॉट एम्प्लॉयमेंट, कि जो गांव के जो भूमिहीन जो किसान थे जिनके पास में एक भूमि नहीं थी उनको भी मजदूरी मिली। बिकॉज ऑफ मल्टी हार्वेस्टिंग प्रोग्राम इनकम ऑफ फार्मर्स इंक्रीज एंड पॉवर्टी लेसन, कि किसानों की जो आय है वो बढ़ गई और उनकी गरीबी जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। मैकनाइजेशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन एम्फोसिस मैकनाइजेशन एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स वर रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न मशीनरी, कि पुराने जो कृषि उपकरण थे उनको बदलकर नए उपकरण उन्हें मुहैया करवाए किए गए। प्रोडक्शन ऑफ एडवांस क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर बढ़ाया गया। कमर्शियल आउटलुक, इससे क्या है कि कमर्शियल ट्रेडिशनल मैनर ऑफ थिंकिंग ऑफ फार्मर्स, की किसानों की जो पुरानी सोच थी उसको चेंज करके उनके एग्रीकल्चर को जो है हमने एक नया लुकआउट दे दिया। मॉडर्नाइजेशन वॉज गिवन टू ग्रेट एम्फोसिस एंड सो द सर्कमस्टेंसेस ऑफ फार्मर इम्प्रूव, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन को ग्रेट एम्फोसिस दिया गया, जोर दिया गया, तो उससे जो किसान के जो सर्कमस्टांसेस थे, जो उसकी परिस्थितियाँ थी, उनमें काफ़ी सुधार हुआ। फैसिलिटीज़ रीजनेबल प्राइस उनको मिली, वेयर हाउसिंग उनको मिला, क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़ उनको मिली, ब्रोट मोर प्रॉफिट टू द फार्मर्स, इनसे किसानों को अच्छे फ़ायदे हुए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की जो लिमिटेशंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई